हेलो एवरीवन। मैं अंकुर मिश्रा। आज के इस सेशन में हम केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान किन फंडामेंटल चीज़ों के थ्रू केमिकल रिएक्शंस होते हुए दिखाई देते हैं या किन फैक्टर्स के थ्रू केमिकल रिएक्शंस पे इफेक्ट पड़ता हुआ दिखाई देता है या किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से सब्सटेंस पार्ट लेते हुए दिखाई देते हैं या क्या बनता हुआ दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन से। तो बच्चों, पहला हेडिंग है आपका केमिकल रिएक्शन। इन शॉर्ट और बहुत ही कम शब्दों में अगर मैं केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करना चाहूँ तो मैं इस तरह से केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करूंगा कि केमिकल रिएक्शन इज जस्ट अ केमिकल चेंज। अब आपके मन में ये सवाल आना चाहिए था कि सर आपने लिख तो दिया कि केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, तो शायद आपने क्लास 9th में इस फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज को अगर पढ़ा होगा तो आपको ये थोड़ा बहुत चेंजेस के बारे में मालूम होगा कि फिजिकल चेंज क्या है या केमिकल चेंज क्या है। जनरली कई बच्चे जानते भी होंगे कि फिजिकल चेंज एक तरीके का एक ऐसा चेंज है जो रिवर्सिबल नेचर का है, जबकि केमिकल चेंज जनरली इरिवर्सिबल नेचर का होता है। और फिजिकल चेंज में जहाँ कोई नई चीज़ बनती हुई नहीं दिखाई देती, वहीं ठीक उसके दूसरे तरफ केमिकल चेंज में हमेशा एक नई चीज़ बनती हुई दिखाई देगी। तो सबसे पहले अगर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो मैं डिफाइन करना चाहूँगा चेंज को। तो चेंज बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं। पहला आपका फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। जहां फिजिकल चेंज आपका एक्सटर्नल चेंज है, ठीक केमिकल चेंज आपका इंटरनल चेंज है। अब आपके मन में आएगा कि सर आपने ये तो पढ़ा दिया कि फिजिकल चेंज एक्सटर्नल चेंज और केमिकल चेंज इंटरनल चेंज है, तो सर एक चेंज एक्सटर्नल और एक चेंज इंटरनल, इसका क्या मतलब हो सकता है? तो बेसिक सी बात ये है कि अगर मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल चेंज एक्सटर्नल चेंज है तो इसमें जो भी चेंज आपको दिखाई देंगे वो बाहरी तौर पे दिखाई देंगे। अब अगर चेंज बाहरी तौर पे दिखाई दे रहा है तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अगर सीधी सी बात मैं बोलूं कि अगर किसी चीज में बाहरी तौर से बदलाव हो रहा है या कोई चीज बाहर से बदलती हुई दिखाई दे रही है तो उसमें जो चेंज आएगा वो जनरली या तो शेप में चेंज होगा, या तो साइज में चेंज होगा, या तो कलर में चेंज होगा, या तो स्टेट में चेंज होगा। ये जो बदलाव होते हैं, चाहे सब्सटेंस का शेप बदले या साइज बदले या कलर बदले या स्टेट बदले, ये चेंज हमको बाहर से दिखाई दे रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लूं और उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ दूं तो लकड़ी का टुकड़ा जो टूट चुका है वो कहीं ना कहीं मुझे वहां पे शेप और साइज चेंज होता हुआ दिखाई दे। उसी तरह से अगर मैं कह दूं आइस का मेल्ट होना भी क्या है, एक तरीके का फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर कोई चेंज इस तरह से हो रहा है कि उसमें जो भी चेंज है वो इंटरनल है, इंटरनल चेंज का मतलब कि उस चेंज के होने के बाद हमको बिल्कुल एक नई चीज बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इस तरह का चेंज आपका बेसिकली केमिकल चेंज होगा। जैसे दूध से दही का बनना, वैक्स का बर्न होना, वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है, बट वैक्स का बर्न होना वो केमिकल चेंज है। तो इस तरह के चेंजेस बेसिकली आपके केमिकल चेंजेस की कैटेगरी में आते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ पेपर आपका केमिकल चेंज है और बेसिकली इसमें जो भी प्रॉपर्टी चेंज होती हुई दिखाई देंगी वो टोटली इंटरनल चेंजेस के थ्रू होते हुए दिखाई देंगे। नेक्स्ट, अगर मैं इन सारी चीजों को अगर मैं देखूं और कोरिलेट करने की कोशिश करूं और सारी चीजों को, तो मुझे जहां तक ये समझ में आता है कि
कि क्या यही जो डेफिनेशंस या जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई, क्या केमिकल रिएक्शंस की प्रॉपर डेफिनेशंस सिर्फ यही है? तो फंडामेंटली अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ केमिकल रिएक्शन को, तो केमिकल रिएक्शन को मैं किस तरह से डिफाइन करूँगा? तो केमिकल रिएक्शन को मुझे अगर डिफाइन करना होगा, तो केमिकल रिएक्शन को मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा। बेसिकली केमिकल रिएक्शंस are the process in which chemical reactions are the process in which substance reacted with each other and form a new substance. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ कि मैंने कहा कि लेट A and B reacted with each other and form C, then is chemical reaction, then we can define chemical reaction as A plus B एरो C। आप इस केमिकल रिएक्शन को अगर देखें, तो इस केमिकल रिएक्शन को मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि ए और बी ने रिएक्ट किया और ए और बी ने रिएक्ट करके बनाया सी। तो ए और बी है क्या? ए और बी रिएक्टेंट है और सी क्या है? प्रोडक्ट। सी क्या है? प्रोडक्ट है। अब इस रिएक्शन को देखें तो आपके सामने दो टर्म्स आए, एक टर्म आया रिएक्टेंट और एक टर्म आया प्रोडक्ट। फिर आप पूछेंगे सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? तो रिएक्टेंट्स बेसिकली अगर मैं रिएक्टेंट को डिफाइन करूं या प्रोडक्ट को डिफाइन करूं, तो रिएक्टेंट्स क्या है और प्रोडक्ट्स क्या है? अगर इसको डिफाइन करना हो तो रिएक्टेंट को मैं ये लिख सकता हूं कि दे आर सब्सटेंस which takes part in a chemical reaction। तो बेसिकली अगर आप रिएक्टेंट को डिफाइन करना चाहें तो रिएक्टेंट्स क्या है? रिएक्टेंट्स ऐसे सब्सटेंस है जो किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान पार्ट ले रहे होते हैं। और अगर आपको प्रोडक्ट को डिफाइन करना हो तो प्रोडक्ट्स को आप डिफाइन अगर करना चाहें तो बेसिकली प्रोडक्ट्स ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्शंस के कंप्लीट होने के बाद बनते हुए दिखाई दे रहे होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम ये देखने की कोशिश करेंगे, प्रोडक्ट को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट। सिमिलरली मैंने अगर कहा कि प्रोडक्ट आर द सब्सटेंस which formed during a chemical reaction। सिंपली मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ए और बी मिलकर अगर सी बना रहे हैं तो ए और बी रिएक्टेंट हो गया और सी क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ए और बी अगर रिएक्टेंट है तो दे आर रिएक्टिव इन नेचर, क्योंकि रिएक्टेंट में कहीं ना कहीं हिडन वर्ड है
रिएक्ट। अब अगर कोई सब्सटेंस रिएक्टिव नेचर का है तो रिएक्टिव नेचर होने के पीछे रीजन क्या है? या तो सब्सटेंस अनस्टेबल नेचर का हो, या रिएक्शंस के दौरान हम ऐसी कंडीशंस प्रोवाइड कर दें जो सब्सटेंस को स्टेबल से अनस्टेबल बना दे। और जब सिस्टम की मैं बात करूं कि अगर सिस्टम स्टेबिलिटी से जब अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहा होता है, यानी अगर मान लीजिए कि ए और बी स्टेबल नेचर के हैं और मैंने कंडीशंस प्रोवाइड करके उनको अगर अनस्टेबल बना दिया, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ने से अनस्टेबिलिटी बेसिकली इंक्रीज क्यों हुई? क्योंकि एनर्जी इंक्रीज हुआ सिस्टम का। अगर एनर्जी इंक्रीज हुआ सिस्टम का, तो एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे एटम्स के, और नंबर ऑफ कोलिजन्स एटम्स के बढ़ने की वजह से अगर सिस्टम अनस्टेबल नेचर का हुआ तो इसके पीछे रीजन क्या है? ड्यू टू हाई एनर्जी। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ कि ड्यू टू हाई एनर्जी। अब हाई एनर्जी बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ एटम्स इंक्रीज होंगे। अब नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ एटम्स इंक्रीज होने की वजह से रिएक्शंस स्टार्ट होंगी। अब जब रिएक्शंस स्टार्ट होंगी तो केमिकल रिएक्शंस जनरली अगर आप देखें तो जनरली इरिवर्सिबल नेचर का होता है, लेकिन कुछ केसेस में ये इरिवर्सिबल नेचर का हो सकता है। तो नंबर सीधी सी बात बोलूं कि अगर अब नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं तो रिएक्शंस रेट बढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शंस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी ए और बी रिएक्ट करना शुरू करेंगे। अब जब ए और बी ने रिएक्ट करना शुरू किया तो इसके बीच में सी के बनने से पहले कई सारे आपको इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट होगा जो कहीं ना कहीं स्टेबल नेचर का होगा। अगर मैं कह दूं कि ए और बी के रिएक्ट करने से सी ही बन रहा है, तो सी बनने के पीछे लॉजिक यही है कि सी सबसे स्टेबल प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने रिएक्ट किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्ट करने से अगर वाटर ही बन रहा है, तो इसके पीछे एक ही रीजन है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं तो शायद जो स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है वाटर के बनने की जो चांसेस है वो शायद सबसे ज्यादा है, शायद इसलिए वाटर बनता हुआ दिखाई दे। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखिए तो मैंने कहा कि ए और बी से सी बन रहा है, तो ए और बी से सी बनने के बीच में कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उतने स्टेबल होते नहीं, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो सी आपका बनता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक चीज और जो जो शायद मिसिंग है वो है एरो। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एरो है वो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है कि अगर अगर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है कि ए प्लस बी एरो सी, इट मीन्स ए और बी से सी तो बन सकता है पर सी से ए और बी नहीं बन सकता। लेकिन अगर डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बाई डायरेक्शनल हो तो इट मीन्स ए और बी से सी भी बन सकता है, ए और बी से सी, या सी से ए और बी भी बन सकता है। इट मीन्स ये रिएक्शन बेसिकली रिवर्सिबल नेचर का होगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस के कैरेक्टर्स के बारे में, या केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या क्या चीजें होती हुई दिखाई देती है। तो आप अगर फीचर्स देखें, फीचर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मैंने अभी आपको बोला कि केमिकल रिएक्शंस आर जस्ट अ केमिकल चेंज, तो पहली चीज, पहला फीचर क्या है कि केमिकल रिएक्शंस क्या है? केमिकल रिएक्शंस आर केमिकल चेंज। सेकेंड थिंग क्या है कि ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन only
rearrangement of atoms takes place between the substance and for a new product having exactly different property। अब इस कॉन्सेप्ट को मैं सीधा सीधा एक्सप्लेन कर दूं तो अगर मैंने कहा कि अगर सपोज मैंने कहा कि एक रिएक्टेंट आपका ए बी है और दूसरा रिएक्टेंट आपका सी डी है और दोनों रिएक्ट कर कर अगर ए सी और प्लस बी डी बना रहे हैं यानी दो प्रोडक्ट ए सी और बी डी बना रहे हैं तो इस प्रोसेस के दौरान आप देखिए कि एक्चुअली में सब्सटेंस ने अपने एटम्स का अरेंजमेंट चेंज किया। यानी बी पहले ए के साथ अटैच था, अब बी डी के साथ अटैच हो गया, सी जो पहले डी के साथ अटैच था वो ए के साथ अटैच हो गया। तो इस केमिकल रिएक्शन के दौरान बेसिकली कोई नया एटम बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। जब कोई नया एटम बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है तो आपके मन में सवाल ये भी आना चाहिए था कि सर जब कोई नया एटम बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई नई चीज कैसे बन रही तो जो नई चीज बन रही है वो बेसिकली एटम्स के रीअरेंजमेंट होने की वजह से हो रही है। यानी एटम्स ने अपने प्लेसेस को चेंज किया और अपने प्लेसेस को चेंज वो इस तरह से नहीं कर रहे हैं कि वो एक जगह से जाकर दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप केमिकल रिएक्शन को देखें तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रीअरेंजमेंट चेंज हो रहा है, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो रहा है, लेकिन कोई नया एटम बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आप केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो केमिकल रिएक्शंस के दौरान कि केमिकल रिएक्शन की मैं बात करूं तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू एटम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब सीधी से बात बोलो कि क्रिएशन तभी हो सकता है जब डिस्ट्रक्शन, यानी अगर मैं बोलूं कि कोई नया एटम क्रिएट ही नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय भी नहीं हुआ होगा। और जब मैं ये कह रहा हूं कि ना तो कोई नया एटम क्रिएट हो रहा और ना ही कोई पुराना एटम डिस्ट्रॉय हुआ है तो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कहीं ना कहीं अगर इक्वेशन बैलेंस है तो अगर इक्वेशन बैलेंस है तो वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता हुआ दिखाई देगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। फोर्थ पॉइंट जिसके बारे में मुझे बात करना था, अभी मैंने हाल ही में इसके बारे में डिस्कस किया कि जब मैंने कहा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का रीअरेंजमेंट चेंज हो रहा है, यानी सब्सटेंस के जो एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे उन्होंने अपना अरेंजमेंट चेंज किया और उन्होंने अपना अरेंजमेंट चेंज करके एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग थी। तो ये सारी चीजें तो तभी पॉसिबल है जब ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हो और ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हो और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन की आप बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान आपको पुराने बॉन्ड टूटते हुए दिखाई देंगे और नए बॉन्ड बनते हुए दिखाई देंगे। अब ये जो चीज मैं कह रहा हूं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हुआ और न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है तो न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन या ओल्ड बॉन्ड का ब्रेकिंग हो रहा है तो ये बेसिकली इसके पीछे अगर कोई रीजन रिस्पॉन्सिबल है तो वो रीजन रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। कि सपोज आप कह लो कि किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर सब्सटेंस बदल रहे हैं, उनका अरेंजमेंट बदल रहा है और नए बॉन्ड्स बदल रहे हैं तो नए बॉन्ड्स बनने के पीछे रीजन ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है। हाँ, इसमें एटम्स के न्यूक्लियाई पे कोई असर होता हुआ दिखाई नहीं देगा, उनके स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता हुआ दिखाई नहीं देगा, बस चेंजेज आते हुए क्या दिखाई देगी कि उनके आउटर ऑर्बिट्स के नंबर घटते बढ़ते, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स घटते बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो ब्रेकिंग
या फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो सकता है। सपोज मैं एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि अगर कि एक्चुअल में सीधी सी बात अगर आप कहो कि सपोज मैं एक रिएक्शन ले लेता हूं, एक रिएक्शन को ले लेता हूं कि मैंने कह दिया कि रिएक्शन ऑफ HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर मैंने HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया तो ये बेसिकली आप HCl को अगर देखो तो ये H प्लस Cl माइनस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और हाइड्रोक्साइड आयन से मिलकर बना है। इस रिएक्शन को अगर आप देखो तो बेसिकली रिएक्शन के कहने रिएक्शन लिखने के पीछे रीजन क्या है कि जब रिएक्शन होते हुए दिखाई देंगे यानी बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब क्या है कि जो एटम न्यूट्रल स्टेट में है वो आयन के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और फिर वही आयन किसी दूसरे आयन के साथ, चाहे वो आयनिक बॉन्ड बनाए, चाहे वो अगर आयन है तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, लेकिन अगर पार्टनरशिप और इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता हुआ दिखाई देगा। या कुछ कुल मिलाकर अगर किसी भी तरह का कोई भी बॉन्ड अगर बनता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां पे सीधे सीधे या तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है या तो इलेक्ट्रॉन की पार्टनरशिप होती हुई दिखाई देगी। खैर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है रिएक्शन ऑफ HCl विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें आयंस का एक्सचेंज दोनों तरफ से होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हाइड्रोजन आयन है वो कंबाइन करेगा हाइड्रोक्साइड के साथ आयन के साथ और बनाएगा वाटर, और सोडियम आयन है वो कंबाइन करेगा क्लोराइड आयन के साथ और बनाएगा सोडियम क्लोराइड। तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन के दौरान आयंस का फॉर्मेशन, एटम से आयन का फॉर्मेशन, फिर बाद में आयन दूसरे एटम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। आज के सेशन में मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के दौरान होने वाली चेंजेज या केमिकल रिएक्शंस को डिफाइन करने वाले पैरामीटर्स या केमिकल रिएक्शंस के दौरान क्या क्या चीजें हो रही होती हैं उन सारी चीजों के बारे में बात करना चाह रहा था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे या मैं उनको समझाने की आपको कोशिश करूँगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना जरूर याद रखिए।